हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSR ट्रिक में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी 12th क्लास की, जिसका चैप्टर है सेकंड। उसको देखते हैं तो विश्व जनसंख्या यानी कि विश्व में कितनी जनसंख्या निवास करती है, क्या नहीं है, इसका वितरण कितना है, यानी कि निवास करना कितनी सारी जनसंख्या है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। घनत्व, कितना घनत्व है, कितने क्षेत्र में घनत्व के बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और वृद्धि यानी कि कितने साल में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी जनसंख्या घटी है, कितनी कम हुई है और कितनी बढ़ी है, कितनों ने जन्म लिया है, कितने मरे हैं, उन सभी के बारे में हम विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि में करेंगे। यदि आपको वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या वितरण। तो हमारा टॉपिक है जनसंख्या वितरण। आखिरकार होता क्या है जनसंख्या वितरण, चलो देखते हैं। तो आइए देखते हैं जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण का अर्थ पृथ्वी की सतह पर, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी, आप सभी ने देखा होगा कि गोल तरह की पृथ्वी है। अब ये इसकी सतह ऊपरी सतह पर लोगों के वितरण की व्यवस्था, यानी कि कितने लोग यहाँ पर है, कितने लोग वितरित हैं यहाँ पर, कितने लोग निवास करते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण। यानी कि बहुत सारे लोगों की सारी जनसंख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या वितरण कहलाती है, यानी कि जनसंख्या का फैलना। किसी क्षेत्र में 10 लोग रहते हैं तो पूरी पृथ्वी पर कितने लोग रहते होंगे, उन सभी की जनसंख्या है। जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता, मतलब जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता, मतलब एक के स्थान पर इतनी जनसंख्या है तो दूसरे स्थान पर भी इतनी होनी चाहिए कि 10 लोग यहाँ पर रहेंगे तो 10 यहाँ पर रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी स्थान पर जनसंख्या ज़्यादा है तो किसी स्थान पर कम है, यानी कि जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया गया है। क्योंकि दुनिया की 90% आबादी अपने भूभाग क्षेत्र के लगभग 10% स्थिति पर रहती है। यानी कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी उसका जो 10% भाग है, पृथ्वी का 10% भाग पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 90% जनसंख्या निवास करती है। और 90% जनसंख्या 10% भाग पर ही रहती है। पृथ्वी के 10% भाग ये ले रखा है हमने निवास स्थान के लिए। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र, अब जो दुनिया है ना, जो पृथ्वी है उसके जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं, मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो आबादी वाले जो क्षेत्र हैं दुनिया की सबसे आबादी वाले जो 60% योगदान देते हैं, मतलब 60% आबादी है करते हैं। ऐसे कौन कितने देश है, 10 देश है। कौन कितने देश है, 10 देश। अब 10 देश में कौन कौन से आते हैं, 6 तो एशिया में स्थित है। अब जो एशिया महाद्वीप है ना, उसके अंतर्गत 6 तो एशिया में ही है पूरे विश्व में से। अब जनसंख्या घनत्व देखते हैं, तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले यानी कि किसी एक क्षेत्र, कोई फिक्स क्षेत्र ले लेते हैं, जैसे कि भारत। अब भारत में राजस्थान को लेते हैं, तो राजस्थान में एक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, मतलब कितने व्यक्ति रहते हैं, जैसे कि 930 रहते हैं, 1180 रहते हैं, कितने रहते हैं, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व कहलाता है, यानी कि लोगों की संख्या कितनी है। इसका मतलब भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात है, यानी कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, ये क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी कि जनसंख्या घनत्व कैसे नापते हैं अपन, प्रति व्यक्ति जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी कि इतने क्षेत्रफल पर 10% क्षेत्रफल पर यदि 11% जनसंख्या निवास करती है तो उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल यानी कि घनी आबादी वाले, जैसे कि उत्तरी पूर्वी अमेरिका भी किस में आता है, एशिया में आता है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है। घनी आबादी यानी कि सघन आबादी, यानी कि बहुत ज़्यादा आबादी है। कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी अमेरिका में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी एशिया, इन सभी में क्या है, सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं। यानी कि एशिया हुआ, चीन हुआ, है ना, भारत हुआ, हमारे सबसे ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र। अब ध्रुवीय क्षेत्र में क्या है, बर्फ़ गिरेगी, बर्फ़ गिरने के कारण वहाँ पर लोग कम रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सभी साधन उपलब्ध नहीं होते। भूमध्य रेखा के पास उच्च वर्षा क्षेत्र, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर भी कम रहते हैं लोग धनी। कुछ क्षेत्रों के माध्यम चीन, दक्षिण भारत, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड आदि क्षेत्र जैसे घनत्व है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं।
यूट्यूब चैनल जेएसआर ट्रिक। जनसंख्या घनत्व की गणना कीजिए। अब जनसंख्या घनत्व की गणना हम किस प्रकार से करेंगे तो उसको देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की गणना करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व मापने के लिए, गणना यानी कि मापना, यानी कि जनसंख्या घनत्व को हम कैसे माप सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। मतलब कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी कि कितनी जनसंख्या है कितने क्षेत्रफल पर, उसको मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र लगाया जाता है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है, किसी देश की जनसंख्या है 10 लाख। कितनी है, 10 लाख। अब उसमें किसका भाग देंगे, 10,000 का भाग देते हैं। किसका भाग देंगे, 10,000 का। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो कितनी बची, 100। यानी कि मान लीजिए कि किसी देश की जनसंख्या 10 लाख है और वहाँ का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर। तो इस स्थिति में वहाँ की जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होगा। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति पाए जाएंगे, 100 व्यक्ति पाए जाएंगे। तो जनसंख्या घनत्व यदि हम थ्योरी के रूप में देखते तो 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। नोट लगाइए, ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, यानी कि 1 किलोमीटर में 200 व्यक्ति से ज़्यादा पाए जाए, तो उसे सघन आबादी वाले क्षेत्र कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र कहलाता है। यानी कि वहाँ पर क्या है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर से मतलब है कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। यानी कि 10 वर्ष में जनगणना होती है ना। जनगणना होने पर पता लगता है कि कितने लोग बढ़े, कितने लोग कम हुए। तो इन सभी की गणना की जाती है। जैसे कि 11 लोग थे 2011 में, तो फिर 2021 में आएंगी ना जनगणना। तो 2021 में जो जनगणना होगी उसमें कितने लोगों की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि 11 से कितने हो गए, 25 हो गए, 26 हो गए। तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर है। किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि मैंने बताया ना आपको, 10 वर्ष में हमेशा जनगणना होती है। आते हैं ना जनगणना करने वाले, अब 2021 में होगी, है ना, पहले 2011 में हुई थी। तो किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि, यानी कि निश्चित समय के अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, यानी कि किसी निश्चित समय के अंतराल में, यानी कि निश्चित समय के अंतर में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जब जनसंख्या परिवर्तन को किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। आगे समझ में जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, आगे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार, चलो ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से हैं, धनात्मक वृद्धि, यानी कि प्लस की तरफ, यानी कि लोग जन्म ले रहे हैं, यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ रही है ना। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, ऋणात्मक मतलब लोग घट रहे हैं, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, माइनस मतलब घटना, यानी कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि यानी कि घट रहे हैं लोग। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यानी कि प्लस, इसको देखते हैं तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। धनात्मक यानी कि लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ रही है देखते हैं। किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच, यानी कि किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच, यानी कि 2011 से लेकर 2021 के बीच में मृत्यु दर से अधिक हो जाती है, मृत्यु दर अधिक हो जाती है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है। यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, मरने वालों की संख्या कम हो जाती है। तब वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होती है, तब वहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है। यानी कि ज़्यादा जन्म लेंगे और मरेंगे कम, तो जनसंख्या तो ऐसे बढ़ेगी ना। तो ये सब उसमें आ जाएगा। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच में जब जन्म दर, यानी कि जन्म लेने वाले लोगों की जनसंख्या मृत्यु दर से कम हो जाती है, यानी कि मरने वालों से कम हो जाती है। यानी कि ज़्यादा तो मर रहे हैं और जन्म तो कम ले रहे हैं और मर ज़्यादा रहे हैं, तब जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर होती है, मतलब घटता हुआ क्रम होता है। आगे चले, ये दोनों समझ में आया। जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना। अब जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि की जो गणना करते हैं हम, वो किस प्रकार से करते हैं तो देखते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना दिए गए सूत्रों द्वारा की जाती है। अब कौन कौन से सूत्र हैं नीचे देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को माइनस किया जाता है। पहले जन्म दर से माइनस में करेंगे मृत्यु दर और प्लस
का चिन्ह लगा के आप्रवास यानी कि आने वाले लोग, आप्रवास यानी कि आने वाले लोग, यानी कि किसी क्षेत्र में यहाँ पर कोई क्षेत्र है तो यहाँ से कोई लोग यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर कितने सारे लोग हो जाएंगे, यहाँ के तो पहले ही हैं और यहाँ के भी उठ के यहाँ पर आ गए तो क्या हुआ, यहाँ के लोगों की संख्या बढ़ गई। और उत्प्रवास यानी कि यहाँ से भी कुछ लोग इधर गए तो उत्प्रवास हो गया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना आप्रवास और जाना उत्प्रवास कहलाता है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो इसमें क्या निकल जाएगी, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर निकल जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं माल्थस सिद्धांत। अब माल्थस सिद्धांत क्या है, थॉमस माल्थस सिद्धांत 1993 के अनुसार। अब थॉमस माल्थस ने ना ये सिद्धांत कब दिया, 1893 में दिया। थॉमस माल्थस सिद्धांत 1893 के अनुसार, यानी कि 1893 में थॉमस माल्थस ने कौन सा सिद्धांत दिया, थॉमस माल्थस सिद्धांत दिया। उसके अनुसार लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ रही थी, यानी कि जो खाद्य आपूर्ति है ना उसकी अपेक्षा तेज़ी से बढ़ रही थी, यानी कि लोगों की जनसंख्या तो क्या हुई, ज़्यादा बढ़ रही थी और उनको खाने के लिए कम आपूर्ति थी। मतलब लोगों के पास तो खाने के लिए तो कुछ नहीं था और लोग ज़्यादा बढ़ रहे थे। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल था, यानी कि अकाल तो ज़्यादा पड़ रहा था वहाँ पर, बीमारियाँ हो रही थी, युद्ध भी हो रहा था। युद्ध के द्वारा अचानक गिरावट के रूप में सामने आया, यानी कि लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा घट रहे थे। क्यों घट रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, अकाल तो हुआ, अकाल बढ़ा, बीमारी बढ़ी तथा युद्ध हुए ना, तो अचानक क्या हो गई, जनसंख्या में गिरावट आई। उसे कहते हैं थॉमस माल्थस सिद्धांत, जो कब आया था, 1893 में आया था। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं तो उनको देखते हैं। तो जनसंख्या वितरण को 3 कारक जैसे प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला कारक आता है भौगोलिक कारक, यानी कि जो हमारे आसपास का क्षेत्र है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। आर्थिक कारक, आर्थिक यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है वो, है ना। सामाजिक कारक, सामाजिक कारकों में क्या है, समाज कैसा है ना। अर्थव्यवस्था से यानी कि हमारे पास पैसे कितने हैं कि हम खा सकें, पी सकें और हमारी देखभाल कर सकें। सांस्कृतिक कारक यानी कि संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है ना, सांस्कृतिक विरासत में, तो सब क्या है इसमें आएंगे। जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। यानी कि भूगोल का अर्थ समा रखा है संस्कृति में। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा, भूगोल का अर्थ समा रहा है संस्कृति में, समाज की संस्कृति में। भूगोल से आ जाएगा भौगोलिक कारक, अर्थ आर्थिक कारक, समाज से जगह सामाजिक कारक और संस्कृति से जगह सांस्कृतिक कारक। यानी इन सभी कारकों को आप आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे चलते, ट्रिक पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारकों के बारे में देखते हैं। तो प्राकृतिक कारकों में कौन कौन से कारक आते हैं, तो पहले नंबर पे देखते हैं प्राकृतिक कारक। उसमें क्या नंबर पे आता है, इसको भागों में बांटा गया है, उच्चवाच। उच्चवाच किसे कहते हैं, उच्चवाच यानी कि ये पहाड़ होगा, पर्वत होगा, यानी कि ऊँचे ऊँचे स्थानों पर स्थित भाग को क्या कहते हैं, उच्चवाच। अब इन ऊंचों पर मतलब पहाड़ों पर लोग रहना जोड़ी पसंद करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी वगैरह को ले जाना मुश्किल होता है, खाने के सामान नहीं ले जा सकते, खेती नहीं कर सकते यहाँ पर, यानी कि ऊंचावाच ये हैं। तो ऊंचावाच में देखते हैं पर्वत आते हैं, पठार आते हैं। पठार रहता है ना बड़े बड़े चट्टानें। उबड़ खाबड़ प्रदेश, यानी कि उबड़ खाबड़ रास्ता हो, प्रदेश में कम लोग रहते हैं। क्यों कम रहते हैं, मैंने बताया ना आपको, क्योंकि यहाँ पर आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध आसानी से नहीं होती। जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है। लेकिन जब मैदानी क्षेत्र है ना, जहाँ पर बिल्कुल समतल भाग रहते हैं, जिसके अपन रहते हैं यहाँ पर राजस्थान हुआ है ना, तो जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग अधिक निवास करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गाड़ी वगैरह भी आसानी से आ जाती है, अपने आवश्यकता के सामान भी हम आसानी से ला सकते हैं यहाँ पर। तो पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पर रहना अच्छा लगता है लोगों को, यानी कि निवास अधिक करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरता होती है, यानी कि यहाँ पर कृषि की जा सकती है ना। यही कारण है कि नदी घाट है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र के किनारे घाटियाँ अधिक बसी हुई है। मतलब यहाँ पर क्या है, लोग ज़्यादा रहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्रों के पास में। जलवायु, अब जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है लोगों को रहने के लिए, तो जलवायु में देखते हैं अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा गर्मी जहाँ पर पड़ेगी ना, तो वहाँ पर लोग रहना थोड़ी पसंद करेंगे, नहीं करेंगे ना। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बर्फ़ गिरता रहता है साल भर ही,
तो वहाँ पर लोग रहना नहीं पसंद करेंगे, यानी कि कम जनसंख्या निवास करती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, विरल यानी कि कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे मरुस्थल हुआ है ना, अत्यधिक गर्म भाग है। पहाड़ी क्षेत्र हुआ, मानसून प्रदेश है, जहाँ पर हमेशा वर्षा होती रहती है ना, अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसे कि एशिया के देश, एशिया के जो देश है ना, वहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी के लिए जलवायु अच्छी उपलब्ध होती है। मतलब गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी पड़ती है और बरसात में बरसात हो जाती है आराम से। मृदा किस प्रकार से प्रभावित करती है लोगों को रहने के लिए? जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरकता शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर उर्वरक मृदा पाई जाती है ना, मतलब अच्छी उपज हो, अच्छी फसल हो, है ना, तो उस वाली मृदा के आसपास लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका खेत रहता है, खेत में फसल करते हैं और फसल को हम खाते हैं। तो यदि उर्वरकता अच्छी होगी मिट्टी की, तो हम वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में खाद्यान्न की फसल उगाना, अन्य फसलें अधिक पैदा की जा सकती है तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। मतलब उपज भी अधिक होगी तो हमें यहाँ से पैसे भी अच्छे मिलेंगे। इसलिए नदी घाटी की उपज वाली मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी कि मृदा कौन से क्षेत्रों में अच्छी पाई जाती है? नदी घाटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जल की उपलब्धता किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नदी घाटी क्षेत्रों में सर्वाधिक, जहाँ पर नदी वाले भाग रहते हैं ना, मतलब बहुत सारी नदियाँ आती रहती है, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं इसके आसपास क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर क्या, उनके लिए कृषि करने के लिए जल उपलब्ध हो जाएगा, पीने के लिए जल उपलब्ध हो जाएगा, मछली पकड़ने के लिए जल उपलब्ध हो जाएगा, है ना, और बहुत सारे जल के उपयोग है। तो जल वाले क्षेत्रों में भी लोग रहना पसंद करते हैं। जहाँ पर वनस्पति से मतलब है कि जहाँ पर अच्छे पेड़ पौधे हों, अधिक घने वन हो, है ना, कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती, क्योंकि कोणधारी वनों की अधिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए लोग इन्हें काटने के लिए वहाँ बसते हैं। आर्थिक कारक यानी कि हमने प्राकृतिक कारकों में पढ़ा, अब आर्थिक कारक के बारे में देखते हैं। तो आर्थिक कारक देखते हैं। तो आर्थिक कारक यानी कि जो हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे कि परिवहन का विकास। अब परिवहन यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे पास गाड़ी होती है ना, गाड़ी भी होती है, वाहन होते हैं ना, तो उनको परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों में से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। जैसे कि सभी परिवहन साधनों से जुड़ा क्षेत्र सघन आबादी वाला होता है, जहाँ पर है ना ट्रेन, है ना, बस वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उन क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं, यानी कि सड़क वगैरह के किनारे भी रहना पसंद करते हैं, जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए हमें आने जाने में मुसीबत ना आए। नगरीकरण और औद्योगिकरण क्षेत्रों में उद्योग और नगरीय केंद्रों की वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती है। मतलब जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग हैं, है ना, नगर है, जहाँ पर हमारे लिए आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, रोजगार मिल जाता है ना, रोजगार मिल जाता है। कहाँ पर मिलता है? उद्योगों में मिलता है। तो ये क्या है, नगरीकरण भी हमें आकर्षित करता है और औद्योगिकरण भी हमें आकर्षित करता है जनसंख्या को बढ़ाने में, मतलब जनसंख्या अधिक क्षेत्र में रहने के लिए। खनिज निक्षेप से युक्त क्षेत्र आर्थिक रूप से लोगों को आकर्षित करते हैं। जहाँ पर खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं ना, जैसे कि कहीं पर कोयले की खान है ना, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या, उनको रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा और खाने पीने के सारे पैसे आराम से वहाँ से मिल जाएंगे। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब धार्मिक यानी कि जो धर्म रहता है, धर्म के आधार पर भी लोग निवास करते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में ना, जैसे कि जैन लोग ही रहते हैं, किसी में ब्राह्मण ही रहते हैं, किसी क्षेत्र में जैन की कॉलोनी है, कहीं ब्राह्मणों की कॉलोनी है, मतलब कॉलोनियाँ बटी हुई रहती है ना, यानी कि धर्म के आधार पर बटी हुई रहती है ना। कहीं पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं तो कहीं सिख ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब क्या है, धार्मिक कारक है, कहीं हिंदू ज़्यादा रहते हैं। तो धार्मिक कारकों से लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान के क्षेत्र में नया देश इजराइल बनाना पड़ा। अब जो यहूदी है ना, यहूदी, उनको कहाँ पर जाना पड़ा? इजराइल जाना पड़ा। यूरोप छोड़कर रेगिस्तान के क्षेत्र में नया देश इजराइल बनाना पड़ा। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ। अब जो दक्षिण अफ्रीका में ना, वहाँ पर रंगभेद की नीति चली, यानी कि कालों के साथ है ना अपराध किया जा रहा था, उनको सताया जा रहा था, जिसके कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ, यानी कि वहाँ के लोग वहाँ से जा रहे थे। राजनीतिक कारक यानी कि राजनीति किस प्रकार से प्रभावित करती है? किसी देश में गृह युद्ध
यानी कि कहीं पर ग्रह युद्ध हो गया है ना, अशांति हो गई, जैसे कि विश्व युद्ध वगैरह हुए थे ना, तो आदि के कारण भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो कुछ लोग तो कुछ मुस्लिम तो भारत में भाग के आ गए और कुछ हिंदू वहाँ पर ही रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि उनको क्या है, वहाँ पर का वातावरण अच्छा लगा, या फिर कुछ मुस्लिमों को यहाँ का वातावरण अच्छा लगा, इसलिए यहाँ पर आ गए। राजनीतिक कारक यानी कि किसी देश में ग्रह युद्ध, अशांति आदि के कारण की जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध, श्रृंखला में जाती है, संघर्ष आदि के कारण जनसंख्या का पलायन हुआ, यानी कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई है। जनसंख्या वितरण को 3 प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो देखते हैं जन्म दर किसे कहते हैं, यानी कि जन्म दर से नाम से पता लग रहा है जन्म लेना, यानी कि अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे, यानी कि कितने जीवित बच्चे बचे हैं, कितने जीवित हैं, 1000 स्त्रियों ने बच्चे जन्म दिए ना, तो उनमें कितने जीवित बच्चे हैं, उन्हीं इनके उच्च होना या निम्न होने की जनसंख्या को परिवर्तन से सीधा संबंध है, यानी कि जन्म दर से सीधा संबंध है, कितने जन्म ले रहे हैं। मृत्यु दर से यानी कि कितने मर रहे हैं, है ना। देखते हैं तो मृत्यु दर की जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है, यानी कि कितने लोग घट रहे हैं, तो ये सब क्या है, घटना यानी कि मर रहे हैं। प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाना, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं उस स्थान को छोड़कर जाना गंतव्य स्थान तक, मतलब जहाँ पर जाना है उनको वहाँ पर जाकर आकर बसना, यानी कि वहाँ पर आकर रहना लगते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी, है ना, यहाँ की घट जाएगी, क्योंकि यहाँ से लोग इधर जा रहे हैं। दोनों प्रकार का हो सकता है, ये जनसंख्या वितरण के योगदान है। प्रवास के कारण प्रवास के अपकर्षक कारक हैं और प्रवास के प्रतिकर्षक कारक है। प्रवास के अपकर्षक कारक किसे कहते हैं, तो देखते हैं इसको। प्रवास के अपकर्षक कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित करते हैं। मतलब जहाँ पर जाना है ना, वहाँ पर लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यहाँ पर हमें जाना है और यहाँ से जाना है। यानी कि कोई गाँव में निवास करता है, कोई लोग गाँव में रहते हैं, है ना, गाँव में रहते हैं और वो शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रोजगार है। तो यहाँ पर जाने के लिए वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी कि स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित होते हैं। यानी कि प्रवास के अपकर्षक क्या रहेंगे, उनको आकर्षित करने वाले। अपकर्षक यानी कि आकर्षित करना, यानी कि शहर उनको आकर्षित कर रहा है, गाँव के लोगों को, है ना। ये कारक निम्न है। अब ये कारक कौन कौन से, काम के बेहतर अवसर मिलना, यानी कि शहरों में बेहतर अवसर मिलता है ना, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं होता है, मतलब वहाँ पर अच्छी सुविधाएं होगी, वहाँ पर फ्लैट भी अच्छा मिलेगा, मकान अच्छे मिलेंगे, है ना। शांति की स्थायित्व होगा, मतलब शांति भी अच्छी होगी, वहाँ पर अनुकूल जलवायु होगी, उनके लिए आवश्यक जलवायु जैसे कि जैसा वातावरण चाहिए वहाँ पर उपलब्ध होगा। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होगी, यानी कि जीवन भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ पर आसानी से जीवन निर्वाह कर पाएंगे। प्रवास के प्रतिकर्षक कारक, प्रतिकर्षक यानी कि उसको दूर हटना, यानी कि गाँव में सुख सुविधाएँ कम है ना, तो लोग कहाँ पर जाते हैं, शहरों में जाते हैं। तो गाँव से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएँ नहीं हैं, नहीं होने के कारण क्या जा रहे हैं, प्रतिकर्षक कारक आ रहे हैं। प्रतिकर्षक यानी कि दूर भागना। प्रवास के प्रतिकर्षक कारक हैं, उद्गम स्थान को उदासीन स्थल बनाते हैं। उद्गम स्थान को उदासीन स्थल यानी कि बिल्कुल बेकार सा स्थल बनाते हैं। इस कारण की वजह से ही लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। आया समझ में? आगे चलते हैं। ये प्रमुख कारक निम्न है। रहन सहन की निम्न दशाएं, यानी कि रहने सहने के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध नहीं होती, है ना, अच्छी रहन सहन नहीं होना, जिसके कारण लोग जाते हैं। राजनीतिक परिस्थितियाँ खराब होना, प्रतिकूल जलवायु होना, है ना, प्राकृतिक विपदाएँ आना, यानी कि बार बार बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी चक्रवात आ जाता है ना, महामारी यानी कि बीमारियाँ फैलती रहती हैं, आर्थिक पिछड़ापन, ये सब क्या है, प्रतिकर्षक कारक है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या। अब जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? संसाधनों पर अत्यधिक भार। संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि से संसाधन यानी कि जैसे कि हमारे खाने पीने के संसाधन हो गए, वाहन, है ना, वाहन हो गया, अनाज वगैरह हो गया, है ना, ये सब क्या है, संसाधन है। संसाधनों पर अत्यधिक भार बढ़ रहा है, संसाधनों की तीव्र गति से ह्रास हो रहा है, यानी कि संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है ना, जैसे कि जल संसाधन हुआ, इन सब का क्या है, ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो खत्म हो रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, ज़्यादा खपत हो रही है उनकी। ये सब क्या है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या है।
जनसंख्या के कारण पोषण में कठिनाई आ रही है कि ज़्यादा लोग खाना खाते हैं तो खेती तो कम हो रही है और खाना ज़्यादा खा रहे हैं, यानी कि खाने की कठिनाइयाँ भी आ रही है। विकास की गति अवरुद्ध हो रही है ना, जनसंख्या वर्धिश है। जनसंख्या के ह्रास के परिणाम, जन संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या का ह्रास यानी कि कमी हो रही है, तो संसाधनों का प्रयोग पूर्ण नहीं हो रहा है। समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाती है, यानी कि समाज भी अस्थिर हो रहा है। देश का भविष्य चिंता और निराशा में डूब रहा है। किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पर पड़ने वाला प्रभाव। अब कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है आर्थिक प्रभाव पर यदि ज़्यादा तीव्र गति से जनसंख्या बढ़े तो? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अनेक प्रकार के आर्थिक और सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। क्या क्या मतलब जनसंख्या एकदम ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाए, बहुत ज़्यादा लोग जन्म लेने लग जाए तो क्या होगा? तो देखते हैं। भोजन की समस्या हो जाएगी, है ना, सभी के लिए भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे हम। तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन पदार्थों की आवश्यकता पूर्ति कठिनाई आ जाएगी, है ना। आवास की समस्या हो जाएगी, यानी कि रहने के लिए लोगों के लिए आवास की समस्या हो जाएगी, ज़मीन कम पड़ जाएगी। बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थलों की कमी हो जाती है, लाखों लोग झुग्गी व झोपड़ियों में निवास करने लग जाते हैं। बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मतलब सभी को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता और उसके कारण वो गरीबी की स्थिति में आ जाते हैं। गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। निम्न जीवन स्तर हो गया है ना। अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है, मतलब लोग पहले 100 रुपये कमा रहे थे तो अब वो क्या है 50 रुपये ही कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या है लोगों काम पर पहले तो एक ही काम करता था, लेकिन अब क्या है यहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं तो उन 5 में इसका भी पैसा बट गया। आया समझ में? निम्न व्यक्ति स्तर से मतलब है कि अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है, इसलिए निम्न स्तर घट गया है। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव, बढ़ती जनसंख्या को उद्यानों की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि दबाव बढ़ गया है। मतलब जो औद्योगिकरण हो रहा है ना, उससे है ना कृषि के लिए जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो खेत वगैरह हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, यानी कि कृषि पर अधिक दबाव पड़ रहा है। बचत में कमी, जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती है तथा बचत कम हो जाती है। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है ना, जैसे कि किसी परिवार में 2 ही सदस्य हैं तो उनके खाने पीने का खर्चा आसानी से चल जाता है, लेकिन यदि 4-5 सदस्य हो गए तो उनके खाने पीने का खर्चा नहीं चल पाएगा, यानी कि बचत में कमी होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती है तथा बचत में कमी होती है। स्वास्थ्य, नगरों में गंदगी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या फैल जाएगी तो गंदगी फैलना स्टार्ट हो जाएगी। जनांगीय संक्रमण किसे कहते हैं ये देखते हैं। ये आता है कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या यानी कि लोगों के वर्णन का तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है, यानी कि भविष्य में कितनी जनसंख्या निवास करेगी यहाँ पर या कितने लोग ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो उन सभी को के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? जनांगीय संक्रमण के द्वारा पता लगाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण खेतीहर यानी कि खेती करने वाले, अशिक्षित यानी कि शिक्षा से दूर रहने वालों में उन्नति करके मतलब उनको शिक्षा उपलब्ध हो जाएगी, ग्रामीण से नगरीय हो जाएंगे, खेतीहर से यानी कि खेती करने लग जाएंगे, अच्छी उपज होने लग जाएगी, उन्नति करके नगरीय तो उपज हो जाएगी तो उन्नति करेंगे, उन्नति करके नगरीय औद्योगिक यानी कि नगरीय औद्योगिक साक्षरता बनता है, तो उस समाज में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर हो जाएगी, यानी कि जन्म लेने वाले भी निम्न हो जाएंगे और मृत्यु यानी कि मरने वाले भी निम्न हो जाएंगे, यानी कि ज़्यादा ना तो ज़्यादा जन्म लेंगे ना ही ज़्यादा मरेंगे, यानी कि सब कुछ क्या होगा इक्वल हो जाएगा। उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, इन्हें सामूहिक रूप से जनांगीय चक्र कहते हैं। यह अवस्थाएं निम्न प्रकार से हैं। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, यानी कि ज़्यादा जन्म लेंगे और ज़्यादा ही मरेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो जाती है और अधिक लोग प्राथमिक व्यवसाय से लोग होते हैं। बड़े परिवार की संपत्ति में आने वाले जीवन में प्रत्यक्ष निम्न होता है। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में आरंभ में उच्च यानी कि पहले तो है ना उच्च जन्म दर होती है, मतलब ज़्यादा जन्म लेते हैं, किंतु समय के साथ घटता जाता है, मतलब जन्म लेने वालों की संख्या कम होती जाती है। इस अवस्था में मृत्यु दर
घट जाती है, यानी कि मृत्यु दर तो घट जाती है। जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या में तेजी से बढ़ती है, यानी कि जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर होने के कारण जनसंख्या क्या हो जाती है, तेजी से बढ़ती है, यानी कि तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, बाद में घटने लगती है। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर यानी कि जन्म लेने वाला तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, यानी कि मरने वाला भी बहुत कम हो जाता है। लगभग संतुलन की अवस्था होती है, यानी कि दोनों ही क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर स्थिति में हो जाते हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या फिर बहुत कम वृद्धि होती है। इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है, यानी कि शिक्षित लोग ही कौन सी अवस्था में आते हैं, तृतीय अवस्था में आते हैं, तथा तकनीकी ज्ञान उनको उपलब्ध हो जाता है तथा विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करते हैं, यानी कि 2 ही बच्चे अच्छे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या को पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमें आगे बढ़ने के लिए राम जी का आशीर्वाद और आप सभी का साथ चाहिए। दोस्तों साथ दीजिएगा, बस आप साथ दीजिए, बस हम बाकी हम सब संभाल लेंगे। हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो आगे की जो वीडियो है वो ट्रिक यदि उपलब्ध होती है वीडियो में, यदि बनती है, यदि बनाने लायक है, यदि कोई चीज़ ऐसी जो टफ़ है, जो इसको याद करना आसानी से नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम ट्रिक भी बनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का लिंक इस प्रकार से, यूट्यूब चैनल जैसा टेक के नाम से PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम से आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल लिंक है हमारा इस प्रकार से है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम।